नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर फैली हुई है जो खतरनाक तरीके से संक्रमण फैला रही है। पिछले कई दिनों में देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 3 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं और 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालांकि मंगलवार को कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की गिरावट देखी गई। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर मंगलवार को भी सुनवाई हुई। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को मजबूर होकर वो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में लाखों रुपए देकर खरीदना पड़ रहा है, जिसकी कीमत महज कुछ 100 रुपए है। साथ ही कोर्ट ने कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि कल सुबह 10 बजे ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं के साथ लिक्विड और गैसीय ऑक्सीजन के स्टॉक की स्थिति को मेंशन करते हुए एफिडेविट फाइल करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से कहा कि हमारा आत्मविश्वास हिल गया है, आप अपना काम ठीक से करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्तिकर्ताओं को भी अवमानना नोटिस जारी किया है जो आज सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। कोर्ट का कहना है कि हमें आश्चर्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा पारित आदेश को आपूर्तिकर्ताओं ने ध्यान में नहीं रखा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत रंजन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया। वाशिम, अमरावती, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, छिंदवाड़ा तक जाता है। अभी तक हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन का टोटल जो कोटा मिला है वो भिलाई से पहले 60 टन का मिला था, अब 110 टन का हुआ और जो सेल करके वहाँ दूसरा है वहाँ से 30 टन का, ऐसा 140 टन का कोटा हमको भिलाई से मिला है। और भिलाई से ये कोटा लाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो गाड़ियाँ थी, जो प्राइवेट कंपनी की थी, उसमें से 4 गाड़ियाँ निकल गई। 2 गाड़ियाँ दिल्ली चली गई वापस और 2 गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको अपने काम करने लेके गया। तो 7 में से 3 ही गाड़ियाँ रही जो हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। श्री प्यारे खान जी ने हमें मदद की और अभी 7 गाड़ियाँ उन्होंने लगाई। तो ये करीब 140 टन अगर ऑक्सीजन भिलाई से पूरा हम ला सकेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो आइनॉक्स कंपनी है वो 80 टन ऑक्सीजन हवा से तैयार करती है। हमारी रोज़ की रिक्वायरमेंट पूरे नागपुर और विदर्भ की ध्यान में रहते हुए 200 टन ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है। हम भिलाई से ऑक्सीजन जो लाते थे उसके ट्रांसपोर्ट करने में देरी हो रही थी। उसमें ध्यान में आया कि कल रात को मैंने जिलाधिकारी के साथ इसमें काम करने की थी और अब ये ट्रांसपोर्ट का पूरा जो मॉनिटरिंग है वो प्यारे खान जी के कंपनी को दिया है। यहाँ आने देखिए, मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है और थैंक गॉड कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी आई है। और जो हालात पैदा हुए हैं, अगर गवर्नमेंट, कोर्ट और प्रशासन और उनको एक्टिव कर दिया जाता बहुत पहले से, तो ये सिचुएशन जो आज एक तरफ डेथ बढ़ गई है, दूसरी तरफ लोग पैनिक हो गए हैं, तो ये सिचुएशन नहीं आती। देश में कोविड के केसेस का नंबर 3,23,000 में आ गया है जो पिछले 24 घंटे। देखिए, ये आप मुंबई कह सकते हैं कि कल अचानक से बहुत केसेस कम हुए, लेकिन इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें हौसला कर लेना चाहिए। मुझे लगता है बंगाल और बिहार के परसेंटेज अब बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो बढ़ सकते हैं, ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अभी भी हम लोग को स्थिति बहुत गंभीर है और बहुत ही गंभीरता से इंतज़ाम करने चाहिए। भी जब चेन्नई हाई कोर्ट ने इनको झाड़ लगाई है और इन पे मर्डर केसेस करने का ऐलान किया है, तब आपकी नींद खुल रही है। आप तो कह सकते हैं कि सबको पहले मौत के मुंह में धकेल दिया, अब जब लोग मौत के मुंह में चले गए तो अब आप मजाक वाली ये बातें कर रहे हैं कि भाई अगर जो जीतेगा वो 2 आदमी के साथ रहेगा। आप पहले क्या सो रहे थे जब लाखों लाखों की भीड़ आ रही थी? जब चुनाव आयोग इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर रहा था तब आपको नहीं मालूम था कि पूरे देश में कोविड है? तो मुझे लगता है इस पे जल्द से जल्द सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, पूरा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है जो आज हालात पूरे देश में पैदा हुए हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर फैली हुई है जो खतरनाक तरीके से संक्रमण फैला रही है। पिछले कई दिनों में देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 3 लाख से ज्यादा आ रहे हैं
और 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालांकि मंगलवार को कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की गिरावट देखी गई। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर मंगलवार को भी सुनवाई हुई। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को मजबूर होकर वो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में लाखों रुपए देकर खरीदना पड़ रहा है, जिसकी कीमत कुछ 100 रुपए है। साथ ही कोर्ट ने कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि कल सुबह 10 बजे ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं के साथ लिक्विड और गैसीय ऑक्सीजन के स्टॉक की स्थिति को मेंशन करते हुए एफिडेविट फाइल करें। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस जिस तेज गति से बढ़ रहा है, उसको लेकर अब हाईकोर्ट की सख्ती साफ तौर पर नजर आ रही है। लगातार हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई जा रही है और इस बीच आज एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी कड़ी टिप्पणी जाहिर की है। उन्होंने फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार के लिए कहा है कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है, तुरंत आपूर्ति की जाए। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से विमल किशोर जी, इनके अलावा संदीप त्यागी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। विमल किशोर जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सर, ये कोई पहली दफा नहीं है, लगातार दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणियां की जा रही हैं और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई जा रही है। आज भी एक कड़ी टिप्पणी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है, आपको ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होगी। बताइए सर, आपकी प्रतिक्रिया, क्या दिल्ली सरकार काम करने में नाकाम साबित हो रही है? सुविधाएं देने के लिए, और आज से नहीं, पिछले काफी समय से दिल्ली में जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आया है पूरे देश में कहीं नहीं आया। लेकिन समस्या ये आ रही है, केजरीवाल जी ने किताब खोल के दिखा दी जनता को, भाई मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन सेंटर गवर्नमेंट का काम है। जो आपातकालीन महामारी होती है उसमें सेंटर इन्वॉल्व था। आपको ध्यान होगा मात्र 6000 लोगों को इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था पूरे देश में। अब 3.5 लाख लगातार 5 दिन से पेशेंट आ रहे हैं। ये लॉकडाउन नहीं लगाने की सोच रहे पूरे देश में, क्यों नहीं लगा रहे? इनको पंचायत चुनाव, दूसरे राज्यों में जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उनका इंतजार है। लोग मर रहे हैं, ये रैलियां कर रहे हैं और लोगों को अभी अचानक से फिर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो आप लोग ही चीखना शुरू कर देंगे कि देखिए बिना सोचे समझे फिर देश को लॉकडाउन दिखा दिया इन्होंने, फिर प्रवासी मजदूरों के बारे में नहीं सोची। जो गलती पहले एक बार हो चुकी है, आप चाह रहे हैं कि वही दोबारा से दोहरा दी जाए? जब 6000 से तब तो इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। अब केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन लगा, स्थितियां संभल गई हैं। अब देश के अंदर लॉकडाउन की जरूरत है। लाखों लोग रोज आ रहे हैं और लॉकडाउन नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? सोचने का विषय है ना, इसलिए नहीं लगा रहे। 5 राज्यों में चुनाव है, वहां का ध्यान ज्यादा है इनको, वहां की रैलियां करनी है, वहां इन्होंने कुंभ में काम करना था। अब लॉकडाउन की जरूरत है हमारे देश को। बॉम्बे में जैसे सख्ती हुई है, दिल्ली में हुई है, तो फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब लॉकडाउन नहीं पाएंगे क्योंकि पिछली बार इनको लॉस हुआ। पिछली बार तो बिना तैयारियों के, बिना सोचे समझे इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। अब तो देश देख रहा है कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहे, लोग सड़कों पर मर रहे हैं। टीवी पे तस्वीरें विचलित कर रही हैं कि आरोप लगा रहे हैं, ये लाइव क्यों चला दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 ऑक्सीजन लगाने थे दिल्ली में, दिल्ली सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने नहीं लगाया, दिल्ली सरकार ने जगह देनी थी, लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गृह मंत्रालय ने, स्वास्थ्य विभाग में लगाने थे, नहीं लगाए। मतलब काम करना नहीं, करने नहीं देना, ये नीयत है इनकी, बीजेपी वालों की। काम करते तो आज ये देश की हालत थोड़ी होती है। किताब खोल के केजरीवाल दिखा देता है, मेरे को ऑक्सीजन कम है, मेरे को ऑक्सीजन दो। इधर यूपी का मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ राम राज्य है। और हकीकत आप टीवी में देख लो क्या पता है यूपी के अंदर, हर जगह पूरे देश के अंदर बुरा हाल है। और इसका मेन कारण है कि 5 राज्यसभा चुनाव में लगे रहे, ये कुंभकर्णी नींद सो रहे पूरे एक साल, ये इन्होंने कोई काम नहीं करा। लहर करें, लहर कहते हैं इसको, सुनामी आई हुई है, हर घर में कोरोना पेशेंट है, एक कोट सबको हवा में हो रहा है अब तो कोरोना। अब जब जरूरत है लॉकडाउन की तो ये अपना चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, 2 मई के नतीजे आ जाए, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सर, आपके हिसाब से सारी गलती केंद्र सरकार की है और अभी दिल्ली सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है। बताइए संदीप त्यागी जी, क्यों नहीं लगा रहे आप लॉकडाउन? हालांकि मेरी जितनी जानकारी है उस हिसाब से केंद्र सरकार ने पूरा फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा हुआ है। राज्य सरकारें चाहें तो अपने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगा सकती हैं, राज्य सरकारें चाहे तो सब कुछ खोल भी सकती हैं। उसके बाद भी चाह रहे हैं विमल किशोर जी कि अब केंद्र की सरकार पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दे तो शायद दिल्ली की हालत सुधर जाए। बताइए संदीप जी।
करना चाहता हूँ काजल जी आपके माध्यम से कि इन लोगों से कहा करो कि ये लोग जो है यहाँ पढ़ लिख के आया करें, बगैर पढ़े लिखे इन लोगों को नहीं आना चाहिए। जैसा अभी आपने बताया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ रखा है कि वो चाहे तो लॉकडाउन लगाए, ना चाहे तो लॉकडाउन ना लगाए, हफ्ते का लगाए, वीकेंड लगाए, जैसा चाहे वैसा लगाए। दूसरी बात, इन्होंने मुद्दे को किधर से किधर घुमा दिया। बात कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि हाईकोर्ट ने क्यों फटकार लगाई है, हाईकोर्ट फटकार किस लिए लगा रही है, उस बात पर जवाब ना देकर के चुनाव की तरफ मुद्दा मोड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, बात इसलिए यहाँ पूछ रहे हैं, ये आपसे चुनाव आयोग का फैसला है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दिल्ली हाईकोर्ट आपको, आपकी सरकार को गिद्ध बता रही है, आपको गिद्ध बता रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नहीं फटकारा है, आपको फटकारा कि आप ऑक्सीजन मिलने के बावजूद भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी कराने पर लगे हुए हैं। ऑक्सीजन देने में आप लोग समर्थ नहीं है। अगर आपके वक्त की सरकार चल नहीं है तो आप जाइए, मना कर दीजिए और कह दीजिए केंद्र सरकार इसको जिम्मा ले, केंद्र सरकार इसको चलाएगी। रही बात केंद्र सरकार की व्यवस्था देने की, उत्तर प्रदेश पे पहले अपने ऊपर दूसरों के घर पे पत्थर जब मारते हैं, आप जब दूसरों घर पे पत्थर मारोगे तो कहीं ना कहीं चीज अपने आप ही आएगी। पहले अपने आप को देखिएगा, जब दूसरों का आरोप प्रत्यारोप करिएगा। उत्तर प्रदेश आपसे बहुत घना छोटा प्रदेश है, बहुत घना बड़ा प्रदेश है। दिल्ली बहुत छोटा प्रदेश है, बावजूद उसके आपके यहाँ कोरोना के केसों की स्थिति क्या है उसको देखिए, वहां मरने वालों की स्थिति क्या है उसको देखिए, और आपके यहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है, बावजूद उसके आप दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको 1000 सिलेंडर पर डे हिमाचल प्रदेश दे रहा है, आपको उत्तर प्रदेश भी दे रहा है, आपको हरियाणा भी दे रहा है, आपको सभी जगह नहीं है, उसके बावजूद भी आप हॉस्पिटलों का आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। बिना हाईकोर्ट के आदेश के और निर्देश के आपने अशोका होटल को कोविड सेंटर बना दिया। किस लिए बना दिया? मोटी उगाई करने के लिए। आप दिल्ली हाईकोर्ट के जजों को खरीदना चाहते थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको उस पर ही फटकार लगाई है। आप सीधे आप ये कहिए कि हम लोग व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, हमसे व्यवस्था नहीं संभल रही है। ये इतना आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये इतना राजनीति करने का नहीं है। ये बीमारी नहीं है, महामारी है। मैं जानता हूं ये बीमारी केवल दिल्ली में नहीं आई हुई है, पूरे विश्व में आई हुई है। ये वैश्विक बीमारी है, इससे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। लेकिन अगर आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि आप लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, आप लोग व्यवस्था नहीं संभाल सकते, आप अपना पल्ला झाड़ के काम करना चाहते हैं। रही बात लॉकडाउन की, तो जब आप लोग ये कह देंगे कि हमसे व्यवस्था नहीं संभल रही है, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी इस पूरे देश की व्यवस्था को संभाल लेंगे। ठीक है विमल किशोर जी, 3 बातें हैं। पहला ये कि गिद्ध मत बनिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति कीजिए। दूसरी बात यह कि केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन का आवंटन सही तरीके से नहीं किया। और तीसरा कमेंट ये कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो हम केंद्र को जिम्मेदारी दे दें। तीनों टिप्पणियां हाईकोर्ट की, और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार की सारी नाकामी रही दिल्ली में हालात खराब होने के पीछे। विमल किशोर जी, टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे रही, 700 टन की जरूरत है, 300 कुछ दे रहे थे, 100 टन बढ़ाया इन्होंने। ये काम नहीं कर रहे, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करवा रहे हैं। केजरीवाल ने खुली किताब जनता के सामने रख दी। मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, यूपी के मुख्यमंत्री ने तो कहा भाई हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लोग मर रहे हैं। कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी है, लोग मर रहे हैं। मतलब प्राइवेट में फ्री इलाज करें, बेड नहीं है, फ्री इलाज कहाँ से कराओगे आप? हमारा मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाके कहने की हिम्मत तो रखता है भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे करेंगे। और जब आईना दिखाया प्रधानमंत्री को तो नाराज ही हो गया, बोले तुमने हमारी बात क्यों लाइव कर दी, क्यों? जनता को पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, जब तो आपकी आवाज नहीं निकली। तो मुझे लगता है कि अब आज के बाद आम आदमी पार्टी जितनी भी मीटिंग करेगी अपने कैबिनेट के साथ वो पूरी की पूरी दिखाएगी। मैं फिर ये भी उम्मीद कर लेती हूँ सर, अब कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं होनी चाहिए इस हिसाब से। मैडम हर बार लाइव दिखाते हैं, ये मंदिर में जाते हैं। अरे सर बाद में आते हैं केजरीवाल प्रेस वार्ता के समय, बाद में आते हैं, हर बार ऐसे मीटिंग लाइव नहीं होती। और आपके हिसाब से अगर नियम बदल जाए तो फिर बात ही क्या है? थोड़ी चल रही थी मैडम, चाइना पाकिस्तान की बात थोड़ी चल रही है। अपनी माँ को मिलने जाते हैं जब तो लाइव चलाते हैं, तब सीक्रेट नहीं है माँ और बेटे का। ये जब केदारनाथ जाते हैं जब लाइव चलाते हैं, सारा तो लाइव चलाते हैं। ये मुख्यमंत्री ने जो आईना दिखाया, आप अपना मुंह साफ करिए, आईना तोड़ने लग रहे हो आप। आपको जो बात बताए उसका जवाब दीजिए। जवाब तो दिया नहीं आपने, बोला लाइव क्यों कर दी? जो हमने बात करी उसका बात करो ना, अगर आप सच्चे हो। सर मैं भी तो यही चाहती हूँ, जो बातें मैं रख रही हूँ उस पर आप बात कीजिए ना विमल किशोर जी। मैंने 3 कमेंट रखे हाईकोर्ट के, आप बारी बारी से उन कमेंट को क्लियरफाई कर दीजिए सर कि हाँ ये बात है, ये बात है, ये बात है। आप उन तीनों ही कमेंट्स में नहीं आ रहे हैं सर। कह रहा हूँ केजरीवाल दिल्ली के अंदर कोई सरकार के बाद, दिल्ली सरकार के बाद कोई पसंद नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन देने सीधा सा फार्मूला है, बोला आप मैनेज नहीं कर रहे। मैनेज क्यों नहीं कर रहे हो?
सुबह शाम से सारा दिन 24 घंटे में 18 घंटे ज्यादा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, यहाँ बेड बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन देना सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब हाई कोर्ट जी एसी में बैठ के कुछ भी बोलते रहे, उसको हम कुछ कह सकते हैं? अच्छा। हाँ जी ठीक है ना, उन्होंने कह दिया कि आप जिम्मेवारी से पल्ला झाड़। अरे भैया मेरे को कुछ चीज दोगे तभी तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। दिल्ली सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन देनी है, वो देंगे। लोग बिना ऑक्सीजन का मर रहा होगा, टीवी में बोल रहा है, प्रधानमंत्री को बोल रहा है ऑक्सीजन दीजिए, तब तो प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, अब आपकी आवाज नहीं निकली, अब आप बोले नहीं। ठीक है विमल किशोर जी, तुरंत लौटूंगी आपके पास। संदीप त्यागी जी आपका जवाब लेंगे सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां लगातार जारी हैं। जिस तरीके से दिल्ली में हालात बने हुए हैं कोरोना की स्थिति के मद्देनजर, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट अपनी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है। इसी मसले पर चर्चा के साथ दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए संदीप त्यागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। विमल किशोर जी लगातार अपना जवाब दे रहे थे, उस बीच आपने कुछ कहना था, अब बताइए। ये कहना चाह रहा था मैडम, इन लोगों को केंद्र की सरकार ने 8 प्लांट दिल्ली सरकार के लिए मंजूरी करी थी कि 8 प्लांट, इन्होंने कहा कि 8 प्लांट लगाने के लिए। ये केवल 1 प्लांट लगा पाए, क्यों लगा पाए? केंद्र सरकार की क्यों, मतलब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी प्लांट लगाने की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं थी। ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कह दिया। आपकी तरफ से फंड पहुंचा दिया गया था संदीप त्यागी जी? 201 करोड़ रुपए का फंड 5 जनवरी को तो प्रदेशों में अलॉट कर दिया गया था जी, प्लांट लगाने के लिए 5 जनवरी को जी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं आरटीआई की भी एक रिपोर्ट आई है 3 महीनों में जो भी प्रचार प्रसार पर खर्च किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। संदीप त्यागी जी, मैडम आज भी आप देखेंगे, आप मतलब मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से ये लोग केवल अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से लगे हुए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता ने सब चीज माफ में ऑक्सीजन को साफ कर दिया, ऑक्सीजन को साफ करा दिया, बिजली पानी माफ, बिजली पानी हाफ और ऑक्सीजन साफ। ये कहना चाहूंगा इन लोगों ने, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे लोगों के हाथ में सरकार दे दी है, जो सरकार चलाना नहीं जानते, जिनको नहीं पता है कि आम जनता की क्या इस तरह हालत हुई पड़ी है। दिल्ली के लोग परेशान है, दर दर भटक रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के रमेश नगर से एक पत्रकार महोदय है, एंकर महोदय पूजा मैडम, उनके परिवार से 3 फोन मेरे पास में आ चुके हैं कि दिल्ली में जगह नहीं है, गाजियाबाद में एडमिट करा दीजिए। ये बात कर रहे हैं दिल्ली में बेड देने की, अपनी स्थिति देख नहीं रहे, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं ठीक है, आप नई व्यवस्था संभाल पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अब तो अपनी गलती स्वीकार करने का, ये गलती स्वीकार करने का समय, साथ चलने का समय है। गलती को मानिए कि हाँ हमसे गलती हुई है और उस गलती को भविष्य में नहीं दोहराएंगे। ऐसी बात को कहते हुए आगे काम करेंगे तो लोग, जनता भी इनके साथ होगी और सब लोग इनके साथ में काम करेंगे। अगर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप का जवाब उनको जवाब के साथ में मिलेगा।
बताइए विमल किशोर जी, उन्होंने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया है कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए तो आपको मंजूरी दे दी गई थी, केंद्र की तरफ से फंड भी मुहैया करवा दिया गया था, बावजूद इसके आप क्यों नहीं ऑक्सीजन प्लांट लगवा पाए समय पर? इसके मैं आपको अभी भेज देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाने थे, स्वास्थ्य विभाग ने लगाने थे, दिल्ली गवर्नमेंट ने केवल जगह देनी थी। 8 प्लांट लगाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्वास्थ्य मंत्रालय का था, गृह मंत्रालय का था। सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट ने जगह मुहैया करानी थी। लोगों को बेकार हैं, आप पूरी जानकारी लीजिए। अब वो लेटर भी है बकायदा। दिल्ली सरकार को कोई अधिकार नहीं दिया इन्होंने लगाने के लिए। अब लगाएंगे ना, देखो अब दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने कहा, ये कह रहे हैं लगाएंगे। अब थोड़ा लेट नहीं हो गया सर? कुछ दिन बाद दिल्ली की व्यवस्था को भी अपने ऊपर हैंड ओवर करना पड़ेगा। अब तो विमल किशोर जी, दिल्ली की व्यवस्था को भी हमें अपने लिए हैंड ओवर करना पड़ेगा। दिल्ली की व्यवस्था को हमें संभालना पड़ेगा, क्योंकि आप नाकारा है, आप नकारा है, आप नाकामयाब है, आप लाचार है, मजबूर है, आप कर नहीं पा रहे कुछ भी। सारे अपना अपना वाहवाही लूटने के लिए, अपने पीठ आप थपथपाने के लिए बकवास कर रहे हैं, बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि सारे टीवी चलाते ही आपका मन विचलित हो जाएगा। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, पूरे देश में मर रहे हैं। दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, सोचने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। आपको माननीय न्यायालय फटकार लगा रही है, आपको माननीय न्यायालय जिद बता रही है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए विमल प्रकाश जी। आपको तो माननीय न्यायालय ने जिद बताया है, आप जिद है। 2 मारेंगे। ये लोग हैं, उनको कुछ समझ है? उनको समझ नहीं है देश कैसे चलाते हैं। बोला आपने ऑक्सीजन मांगी तो 2 मारेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माननीय न्यायालय जिद बता रही है। शोर मचाने से मरने वाला जिंदा नहीं हो जाएगा। अरे आपको शर्म आनी चाहिए विमल प्रकाश जी, आपको माननीय न्यायालय जिद बता रही है। ये लोग हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और कोई काम नहीं करा इन्होंने। 1 साल पूरा। अब 5 राज्यों के चुनाव हैं, वहाँ बंगाल में हर दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव हो गया। उसका जिम्मेवार कौन है? 8 चरणों में चुनाव करा रहे हैं, अब इसी को फटकार लगाई। केस बड़े हैं सर, उसका जिम्मेदार कौन है? विमल किशोर जी, मैं मान लेती हूँ, 1 सेकंड विमल किशोर जी, ठीक है। हाँ सर, बरगलाया उन्होंने, खूब बरगलाया, मैं भी आपकी बात मान रही हूँ। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि विमल किशोर जी, आपको तो पता था ना सर हालात खराब हो रहे हैं, तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पर कोई प्रयास क्यों नहीं कर पाई? क्या पहले से आपकी क्या तैयारियां थी? करने देते ना तो अब तक बहुत कुछ कर देते। एक तो इनके सिर पे दिल्ली में भी इलेक्शन थे क्या? दिल्ली के अंदर सांसद तो नहीं है, दिल्ली के अंदर 7 सांसद भी तो होंगे इनके बीजेपी के। दिल्ली गवर्नमेंट अकेले क्या करेगी? आधे से ज्यादा इन्होंने पर ये कैसे हो सकता है विमल किशोर जी? जो नाकाम, 1 सेकंड, अगर नाकामी है तो वो आप इधर उधर करते रहिए कि ये तुम्हारी नाकामी है, तुम्हारी नाकामी। जो उपलब्धि है वो हमने किया, जनता के सामने रख दी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्सीजन नहीं दे रही, वो बात प्रधानमंत्री को कही थी, उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। काम करने के बजाय केजरीवाल को बदनाम करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं ये लोग। अगर केजरीवाल को काम करने देते हैं ना, इसके ऊपर एलजी के लिए संसद में कानून पास ना करते। ये 7 सांसद क्या कर रहे हैं? दिल्ली के 7 सांसद भी तो होंगे बीजेपी के। एलजी भी बैठा है हमारा सेंटर का, ये क्या कर रहा था? केजरीवाल ने जितना पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य का बजट है ना, पूरे देश के अंदर कहीं नहीं जितना दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है? उसको बदनाम सारी पोल खुल गई है, जो करना के अंदर आपने काम किया उसकी सारी पोल खुल गई है। इन्होंने कुछ नहीं करना। अभी दिल्ली के अंदर मुंह की खाई ना इन्होंने, इतनी सीट आई है, 63 सीट, मुंह की खाई है ना इन्होंने खूब। इन्होंने धर्म के नाम पे गोली मारी, इनके पास में किसी भी बात का इस पर जवाब नहीं है। ये बात को बहुत तोड़ के इनको अपनी बात को बताने को तैयार है। चलिए संदीप त्यागी जी, बताइए सर, अगली बार मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी की वजह से अब सही होने लगी हैं। उसके अलावा शिक्षा पर भी बड़ा फोकस रहता है आम आदमी पार्टी का। तो अगली बार कहीं ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर में आ जाएं अरविंद केजरीवाल? संदीप त्यागी जी। मैडम, ये लोग झूठे वादे, खोखले वादे करने का काम इन लोगों का है। ये इतने झूठ बोल रहे हैं, आप इनसे कुछ सवाल कर रहे हैं क्या, बात कर रहे हैं क्या? मैं इनको बता देना चाहता हूं, अगर 5 चुनाव राज्यों की बात कर रहे हैं तो उनका जवाब वहां पर राज्य सरकारों को देना है, ना कि केंद्र की सरकार को देना है। केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार है। आज मद्रास हाईकोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने इस भी इसका जवाब दिया है। दूसरी बात, आप कम से कम शर्माइए विमल किशोर जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको जो है मतलब अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को लोगों के बीच में जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए कि लोगों का जो पागल आप लोगों ने बनाया, इतने दिन से आप पागल। स्वास्थ्य विभाग पे आपकी पोल खुल गई है, जो आपने स्वास्थ्य विभाग पे किया है उसकी पोल साफ साफ खुल गई है कि आपने क्या किया है। लोगों को बेड मुहैया नहीं हो रहे हैं, लोगों को वहां ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही है। आप बात कर रहे हो स्वास्थ्य विभाग की, इसी प्रकार से शिक्षा में पोल एक दिन खुलने जाएगी।
जब कोई यही समस्या आएगी तो 67 पोल आपकी खुलेगी कि आपने क्या काम किया है। आप सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय करप्शन के, आपने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया है। सिर्फ मफलरबाजी के और बखोलबाजी के अलावा आप एक काम दिल्ली में नहीं कर पाए हैं। आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की, हमने स्वास्थ्य पे ये कर दिया, स्वास्थ्य पे ये कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। आप शर्माइए, लोगों के बीच में जाइए और अपनी गलती को स्वीकार करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और गलती मानिए अपनी कि हाँ हमसे गलती हुई है। जब आप लॉकडाउन की बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जिस दिन लॉकडाउन लगा रहे हैं उससे 3 दिन पहले ये कह रहे हैं कि दिल्ली को लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, और 3 दिन बाद दिल्ली में लॉकडाउन लगाते हैं और फिर 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाते हैं। तो अब दिल्ली को लॉकडाउन की आवश्यकता हो गई। 3 दिन पहले आप मना करते हैं और फिर आप लॉकडाउन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो अब आगे क्या? दिल्ली सरकार से उम्मीद की जाए, केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मुहैया कराई जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली की सरकार लोगों को मारने का काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। अरे तो आप बचा लीजिए सर, अगर दिल्ली सरकार मार रही है लोगों को तो आप बचा लीजिए, या ये कहकर छोड़ देंगे कि ये तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है? सुनिए मैं बता दे रहा हूं, जितनी मदद हो पा रही है उससे कई गुना मदद दिल्ली सरकार की कर रही है। केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी ज्यादा, हरियाणा की सरकार से भी ज्यादा और आपके मध्य प्रदेश की सरकार से भी ज्यादा दिल्ली सरकार की मदद कर रही है केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार ने बात की हिमाचल प्रदेश, दावे और वादे किए जाते हैं, हकीकत उससे बिल्कुल उलट ही दिखाई दे रही है सर। आम आदमी पार्टी की माने तो वो पूरा काम कर रहे हैं और आपकी माने तो आप भरपूर मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा वैसा दिखाई नहीं दे रहा जैसा दिखना चाहिए। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। राष्ट्रधर्म लगातार यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उन्हां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग को खत्म करने के मकसद से व्यापक टीकाकरण अभियान की शुरुआत 1 मई से हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में टीकाकरण के तीसरे चरण के शुरू होने पर अभी संध्या के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों के लिए 1 मई से टीका लगाने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि महाराष्ट्र में अगर इस अभियान को शुरू करना है तो करीबन 12.5 करोड़ डोज की जरूरत होगी। 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने के बाद अब महाराष्ट्र में सवाल यह बना हुआ है कि क्या 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन का खर्च अपनी जेब से देना होगा या सरकार वैक्सीन को मुफ्त करेगी। 2 दिनों पहले एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने वैक्सीन मुफ्त देने की बात कही थी, लेकिन इसे लेकर अभी संशय बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि वैक्सीन के संबंध में उनके मंत्रालय की ओर से कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा गया है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री इसे लेकर सही फैसला लेंगे। हालांकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा लोगों को पूरी तरह से मुफ्त वैक्सीन देने की उम्मीद कम ही है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। 1 मई से वैक्सीनेशन 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए देने का जो डिसीजन केंद्र सरकार ने हुआ है, वो डिसीजन का हमने स्वागत किया है। उस डिसीजन के अनुसार हमने जो एक्शन प्लान किया है वो ऐसा है कि हमने यहाँ पर जो हमारे देश में जो 2 वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज है, वन इज सीरम इंस्टीट्यूट एंड सेकेंड इज भारत बायोटेक, दोनों को भी चिट्ठी लिखी है। आरोग्य स्वास्थ्य विभाग ने चिट्ठी लिखी है, हमारे प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी है कि हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है, वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेस हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। हम आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के अनुसार कैबिनेट लेंगे। इसमें हमारे डिपार्टमेंट का जो विचार है, जो प्रस्ताव है, वो हम रखेंगे। उसमें हम ये सभी रखेंगे कि 12 करोड़ हमारे को चाहिए, किस तरह से आगे जाना चाहिए, किन समाज घटकों को फ्री देना चाहिए या सभी लोगों को फ्री देना चाहिए। सभी के जो भी अलग अलग ऑप्शंस है वो हमने कैबिनेट नोट में रखेंगे और कैबिनेट इसमें अंतिम निर्णय लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री इसकी अंतिम घोषणा करेंगे। तो मुझे लगता है आज या कल में कैबिनेट होंगी, ऐसा मुझे एक अंदेशा है। देखते हैं उसमें क्या होता है, तो तब बहुत स्पष्ट चित्र उसमें हो जाएगा। मुझे लगता है एक आधा दिन थोड़ा रुकना पड़ेगा। 1 मई ये जो हमारा महाराष्ट्र दिन भी है, उस दिन ज़रूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री घोषणा कुछ ना कुछ तो करेंगी कि किस तरह से पॉलिसी रहेगी, क्या रहेगी। लेकिन 1 मई से हम एक्चुअली 18 से 44 उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्या, तो ये सवाल का जवाब आज मैं भी नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है। तो महाराष्ट्र राज्य में वैक्सीन मुफ्त में देनी है या नहीं, उसके लिए अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन इस मसले पर सियासत जमकर हो रही है। आइए आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। ये अगाड़ी जो है ये कंफ्यूजन अगाड़ी है। मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर टोपे जी कुछ और कह रहे हैं, नवाब मलिक साहब कुछ और कह रहे हैं। प्रत्येक पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है। अब इसमें पीसा कौन जा रहा है? आम नागरिक। अब सवाल सीधा सा है कि जो नॉमिनल प्राइस है, उस नॉमिनल प्राइस में सरकार ने डिसीजन लेना है। आप समय पर अगर डिसीजन नहीं लोगे तो नीचे के अधिकारी कैसे तय करेंगे कि क्या भाव लगाने का है। जो कंपनी रेट लगा रही है उसमें केंद्र सरकार ने कहा कि जो हमारे पास कंसेशन में मिलेगी हम कंसेशन में देने वाले, तो आप क्यों बीच में कंफ्यूजन फैला रहे हैं? और स्पष्ट है, कुछ सरकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम मुफ्त में देने वाले तो मुफ्त में देने वाले, हम 200-250 लेने वाले तो 250 ले रहे, ताकि कीमत के सामने कोई बजट ज्यादा नहीं होता। और लेना ही है तो लो ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर वास्तव में आर्थिक संकट गहरा है तो ठीक है, लो, उसमें भी कैटेगरी बना लो
कि जो इनकम टैक्स पे ही है वो दे और जो नॉन इनकम टैक्स पे ही है वो नहीं दे। ये तो सीधी सी बात है। बहुत सारे जो मरीन ड्राइव वाले हैं बहुत सारे से टैक्स भरते हैं, जो धारावी के झोपड़वाली वाले नहीं भरते। तो जो धारावी है उनके लिए मोहब्बत कर लो, और जो दे सकते हैं मैं दे सकता हूं, मैं देने को तैयार हूं। मैंने तो कभी आप चर्चा ही नहीं की, आप ही चर्चा कर रहे हो। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप जनता को परेशान कर रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मेरी कहते हैं तुरंत निर्णय लेना चाहिए। और कैबिनेट बुलाना मतलब कोई थोड़ी है, 4 फोनों से आज तो जूम बुला सकते हैं। ओके चीफ मिनिस्टर है, आई विल टॉक 4 o'clock, 4 o'clock क्या करना है 250 रुपये लेना है, क्या करना है 150 लेना है, क्या लेना है मुफ्त लेना है। डिसीजन लो, जनता को राहत दो। मुद्दे है, जनता पैसे के लिए नहीं रो रही, जनता डिसीजन के कारण रो रही है। के बाद 1 मई से 18 से 45 एज के जो लोग हैं उनका लसीकरण वैक्सीनेशन शुरू होगा। हमारी ये मांग है सरकार से कि आपने इसके लिए क्या व्यवस्था की। सबसे पहला सवाल, कितने सेंटर्स और खड़े किए, क्योंकि ऐसे कि 18 से 45 के बीच में जो लोग हैं, यंग क्राउड है, बहुत सारे लोग सेंटर पे जाएंगे तो कुछ हज़ार लोग रहेंगे तो उनके लिए एक सेंटर करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से सेंटर आपने बनाए, आपने ऑर्डर कहाँ, वैक्सीनेशन की ऑर्डर कहाँ दी है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन अभी सेंटर से आ रहा है वो 45 के आगे वाले लोगों के लिए है, 18 से 45 के लोगों के लिए स्टेट को वैक्सीन लेनी है। वो वैक्सीन कैसे लोग लेंगे, क्या वो फ्री होगी, क्या वो मुफ्त होगी, या लोगों को उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। वो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करें, उसके लिए कोई ऐप स्टेट्स गवर्नमेंट ने किया है। तो ये सारे सवाल, ये जो आज यंग क्राउड है, 3 दिन के बाद ये वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। आज तारीख 27 है, 30 अप्रैल को महीना खत्म होता है, 1 मई से शुरू होगा। तो नेचुरली लोगों के मन में ये सारे सवाल है और इस सारे सवालों के जवाब सरकार ने देने चाहिए। कोई हेल्पलाइन है क्या रजिस्ट्रेशन के लिए, सेंटर जानकारी लेने के लिए? तो ये सारे सवालों के जवाब लेने के लिए सरकार ने सब डिटेल बताना चाहिए। ऑर्डर कितनी दी है, कैसे दी है, इसके लिए आज हमने डिमांड की है। एक पूरे स्टेट सरकार में प्रति पूरी तरह से कन्फ्यूजन हम देख रहे हैं। एक मिनिस्टर कहते हैं, आदित्य ठाकरे ट्वीट करते हैं फिर डिलीट करते हैं, दूसरे नवाब मलिक कहते हैं हम फ्री देंगे, कांग्रेस का कहना अलग है, राष्ट्रवादी एनसीपी में भी अलग दो राय है। आज अजित पवार उप मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि ये सारे डिसीजन मुख्यमंत्री लेते हैं, एक बार नवाब मलिक एक अलग तरह से बात करते हैं। तो ये सारा कन्फ्यूजन ये सरकार में हर जगह जिस प्रकार से हर डिसीजन के लिए है, वैसे हम वैक्सीन के बारे में भी देख रहे हैं। तो देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग को खत्म करने के मकसद से व्यापक टीकाकरण अभियान की शुरुआत 1 मई से हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में टीकाकरण के तीसरे चरण के शुरू होने पर अभी संकट के बादल मंडरा रही हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए 1 मई से टीका लगाने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का लेकिन कहना है कि महाराष्ट्र में अगर इस अभियान को शुरू करना है तो करीबन 12.5 करोड़ डोज की जरूरत होगी। 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने के बाद अब महाराष्ट्र में सवाल बना हुआ है कि क्या 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन का खर्च अपनी जेब से देना होगा या सरकार वैक्सीन को मुफ्त करेगी। 2 दिनों पहले ही एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने वैक्सीन मुफ्त देने की बात कही थी, लेकिन इसे लेकर अभी संशय बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि वैक्सीन के संबंध में उनके मंत्रालय की ओर से कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा गया है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ही इसे लेकर सही फैसला लेंगे। हालांकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा लोगों को पूरी तरह से वैक्सीन मुफ्त देने की उम्मीद कम ही है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। तो महाराष्ट्र राज्य में वैक्सीन मुफ्त में देनी है या नहीं, उसके लिए कैटेगरी बनानी है, जिस पर फिलहाल चर्चा शुरू है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही लेंगे, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि 1 मई से टीकाकरण का ये तीसरा चरण यहां से शुरू होगा या नहीं। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित नागर जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक नाम है इनका। मैं दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। सबसे पहले अमित जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सर, देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है और इस बीच ये उम्मीद की जा रही है कि अगर व्यापक स्तर पर टीकाकरण का अभियान हम चलाएंगे तो शायद कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक किया जा
सके। लेकिन महाराष्ट्र में अभी संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि 1 तारीख से जो टीकाकरण का अभियान तीसरा चरण शुरू होना है वो शुरू हो पाएगा या नहीं। देखिए, निश्चित तौर पे साल से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से तैयारियों का दौर शुरू हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये सभी को पता था कि दूसरी लहर जो है वो आएगी और वो बहुत घातक होगी। लेकिन हमारे देश की जो केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक उसमें रही। वैक्सीन की हम बात करें या फिर हम ऑक्सीजन की बात करें या अस्पतालों में बेड की बात करें, जो तैयारी एक होनी थी व्यापक तौर पर वो पूरे देश में कहीं न कहीं कमी उस चीज की दिखाई दी। सरकार जो है उसका ध्यान कहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर रहा, कहीं बंगाल चुनाव को लेकर रहा, और इस समय जो लोगों की जाने जा रही हैं वो कहीं न कहीं इसी का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो जल्द से जल्द अपने तय समय में डोर टू डोर जो है इस काम को किया जाना चाहिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सरकार हमने सबने देखा है जब जनसंख्या गणना का कार्य होता है तो वो डोर टू डोर जाके सरकारी कर्मचारी हमारे करते हैं। तो इसी तरीके से वैक्सीनेशन का भी जो काम है डोर टू डोर हम जाकर करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता हमको मिलेगी। ठीक है सर, सवाल मेरे पास और भी है लेकिन एक प्रतिक्रिया मैं आलोक जी से भी ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हैं आलोक जी। सर, आपको क्या लग रहा है महाराष्ट्र में अभी जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसके बाद ये बात अब कही जा रही है, राजेश टोपे को भी अभी आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास उतनी वैक्सीन की डोज है नहीं, तो अभी पता नहीं है कि 1 तारीख से वैक्सीन वहां पर लगना शुरू हो पाएगी या नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त डोज वैक्सीन की नहीं भेजी जा रही है जो महाराष्ट्र में संकट के बादल मंडरा रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव पर? देखिए मैडम, जो संकट के बादल हैं, आज जो वस्तु स्थिति है, संकट के बादल हर राज्य पर मंडरा रहे हैं और हर राज्य में जो व्यवस्था है वो एक तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड सुनामी के रूप में ये महामारी आ गया। We were not prepared to this level। हमारी कमियां उजागर हुई हैं कि हमारे अस्पताल में इतने बेड नहीं थे, हमारे पास इतने वेंटिलेटर नहीं थे, लेकिन दवाइयों का जो वितरण है उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जितनी दवाइयां निर्यात भी जो हो रहा था उसको रोक दिया गया है, और जहां तक हो सकता है इन सीमित साधनों में, इसको मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे साधन सीमित है जितनी हमारे को चाहिए उससे, और इस पर किसी तरीके का राजनीति करना। अभी नागर साहब कह रहे थे कि मोदी जी चुनाव में लगे हुए थे। अरे मोदी जी चुनाव थोड़ी करवाते हैं, चुनाव तो चुनाव आयोग करवाता है। अगर आपको दोषी ठहराना है तो चुनाव आयोग को ठहराइए। मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो आप क्यों गए लड़ने? आप मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे लड़ने। इसलिए अभी किसी तरीके की राजनीति करना मेरे समझ से राष्ट्रद्रोह का काम है, चाहे मैं करूं या कोई और करे। कोई भी पार्टी का आदमी अगर इस तरीके की बात करता है तो राष्ट्रद्रोह, देशद्रोही काम कर रहा है। अभी लोगों की जान बचाने के तरफ सारे लोगों को अपने से जो भी संसाधन जुटा सके, जिस तरीके का भी कोई चीज मुहैया करा सके, घर में क्वारंटाइन करके या अस्पताल तक पहुंचाने के काम में लगे। राजनीति के लिए अगर बचेंगे लोग तो बाद में फिर राजनीति हो जाएगी। और मोदी जी के ऊपर उंगली उठाना ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आज वो शख्स पूरे विश्व के सारे बड़े बड़े जगहों से, बड़े बड़े नेताओं से अच्छे संबंधों के कारण वहां से ऑक्सीजन की खेप लाई जा रही है, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी यूपी में जिस तरीके से कमर कसे हुए हैं, ये अपने आप में सीमित साधनों में जितना हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं और अंत तक करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई तोहमत नहीं है कि देश त्राही इमाम कर रहा है, आम जनता त्राही इमाम कर रही है। इसको मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अमित नागर, हमें बचाना है। बिल्कुल सर, हमें बचाना है और उसी में सभी की कोशिश इस समय लगी हुई है। बस थोड़े जो समन्वय और तालमेल की कमी है वो और सुदृढ़ हो जाए तो बात बन जाए। जी, सबका पुनित कर्तव्य है अभी के स्थिति में कि सिर्फ लोगों की जान बचाई जाए, ना किसी पर उंगली उठाई जाए और ना कोई दोषारोपण किया जाए। ये उसका वक्त नहीं है।
और ऐसा जो भी करता है वो बिल्कुल छुटभैया राजनीति कर रहा है, राष्ट्रद्रोही काम कर रहा है। अमित नागर जी, अभी आलोक जी ने जो कुछ भी कहा उस पर तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, लेकिन एक बात और ये भी है कि महाराष्ट्र में फ्री वैक्सीन को लेकर भी इस समय बड़ी लड़ाई चल रही है कि फ्री में वैक्सीन दी जाएगी या नहीं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक 2 दिन पहले कहते हैं कि हम 18+ जितने भी लोग हैं उनको फ्री में वैक्सीन देंगे। उसके बाद राजेश टोपे कहते हैं कि नहीं, इसका फैसला तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। तो क्या आपसी तालमेल की कमी अभी MVA के बीच में ही है, इसलिए एक ही चीज को लेकर 2 अलग अलग बयान आते हैं? देखिए, महाराष्ट्र के लोगों की चिंता महाराष्ट्र सरकार कर रही है और आपको हमको ये पता होना चाहिए कि पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि वैक्सीनेशन का काम कहीं हुआ है तो वो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, और आगे भी जो फैसला होगा वो जनता के हित में होगा। अब ये सवाल तो केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए कि भाई वो पूरे देश के लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं करवा रही है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये निहायत ही झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। इनके राज में जब ये चीजें अव्यवस्थाएं फैल रही हैं तो सवाल किससे किया जाएगा? जब आप क्रेडिट लेने के लिए खड़े हो जाते हो 56 इंच का सीना बताकर, तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी हर चीज की। यदि सवाल नहीं उठाना है तो सब कुछ बंद कर दीजिए। तो ये बात तो केंद्र की तरफ से पहले ही क्लियर कर दी गई है ना अमित जी, कि अभी तक केंद्र जिस तरीके से राज्य सरकारों को वैक्सीन देता रहा है उसी तरीके से आगे भी दी जाएगी। जो कॉस्ट डिसाइड हुई है वो तो ऐसी स्थिति में डिसाइड हुई है ना कि अगर आप खुद डायरेक्ट जाकर खरीदते हैं वैक्सीन निर्माताओं से तो आपको वो कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप केंद्र से ले रहे हैं तो जो प्रोसेस पहले था वही अभी भी जारी रहेगा। ऐसी पॉलिसी क्यों बनी है? पूरे दुनिया के देशों में देखिए, आप चाहे चाइना की बात करिए, आप रशिया की बात करिए, आप अमेरिका की बात करिए, आप ब्रिटेन की बात करिए, आप ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई है? पूरे 130 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन मिलना चाहिए। क्या इसमें मैं गलत बोल रहा हूँ? आप इससे असहमत हो तो बताइए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो खुद कह रही हूँ कि सभी को फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए, इसलिए तो मैंने आपसे सवाल किया। सर, महाराष्ट्र में उसको लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि नवाब मलिक कुछ और कहते हैं, राजेश टोपे कुछ और कहते हैं, तो कंफ्यूजन तो है। मैं वो कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। क्या अभी अंतिम निर्णय आ गया? क्या अभी अंतिम निर्णय आ गया? मैंने वो नहीं कहा सर कि अंतिम निर्णय आ गया। मैं बस पूछ रही हूँ कि 2 अलग अलग बातें क्यों निकल कर आई। देखिए, जहाँ पर अंतिम निर्णय नहीं आया वहाँ पे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। 2-4 दिन में आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जहाँ पे अंतिम निर्णय आ गया है, जी, जहाँ पे अंतिम निर्णय आ गया है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के 56 इंच के प्रधानमंत्री जी आखिर क्यों एक उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई कि पूरे जितने भी हिंदुस्तानी है सबको फ्री में वैक्सीन लगेगी? ये क्यों पॉलिसी नहीं बनाई गई है? आखिर स्टेट को जो आप बोलोगे वो तो वही करेगा ना। ये एक पॉलिसी आप पहले ही बना देते कि पूरे जितने लोग हैं सब परेशान हुए इस कोरोना में, आर्थिक तौर पे भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं, व्यापार खत्म हो चुके हैं, नौकरियां चली गई हैं। यदि हम फ्री में वैक्सीन भी ना दे पाए तो हमारे देश के लिए सरकारें आखिर क्या कर रही हैं? केंद्र सरकार की इससे सबसे पहले जिम्मेदारी तय होती है। ठीक है, चलिए आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाकी अमित नागर जी, जिस चीज का आखिरी निर्णय नहीं आया है, अगर उस पर बहस नहीं बनती तो उस पर पहले से बयान देना भी नहीं बनता, मुझे ये भी लगता है। आप बताइए आलोक जी, आप क्या कहना पूछा होगा तो उन्होंने बयान दिया है। मैं नागर साहब से विनम्र प्रार्थना के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इनका सुझाव है मैं भी उसका स्वागत करता हूँ, बट चैरिटी मस्ट बिगिन एट होम। ये राजस्थान में और महाराष्ट्र में क्यों नहीं पहले फ्री में चालू कर देते हैं वैक्सीन देना, फिर उसके बाद सारे राज्य भी उसको फॉलो करेंगे। बोलने में और कथनी और करनी में कांग्रेस के बहुत पुराना काम है, अंतर है। तो ये मोदी जी को दोषी हर चीज के लिए बीजेपी ने भी किया ना सर। बिहार में मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, बंगाल में भी लगाई जाएगी, लेकिन किसी और राज्य में नहीं लगाई जाएगी। ये कैसी बात हुई सर? क्योंकि वहाँ पर चुनाव नहीं है। वहाँ करते हैं। ये राज्य का मुखिया तय। बिहार में कौन सा चुनाव है मैडम? बिहार में जब चुनाव चल रहा था तब आप ही ने वादा किया था ना, आप ही ने कहा था सर कि पूरे बिहार वासियों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। आप लोगों ने ऐसा है, बिहार में जो अभी स्थिति है वो काफी कंट्रोल में आ चुकी है। महाराष्ट्र जैसी स्थिति नहीं है, दिल्ली जैसी स्थिति नहीं है, यूपी जैसी स्थिति नहीं है। बिहार जाके देखिए कितनी स्थिति कंट्रोल में है। मैं बिहार से ही अभी आया हूँ 2 दिन पहले, इसलिए आप मुझे न बताएं, और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। मुझे वहाँ पल बिहार की स्थिति जाके देखिए। आप मुझे नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ वहाँ की। चलिए एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए अमित नागर जी, आलोक जी की। इसमें तो कोई नागर साहब, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पूरा देश त्राही इमाम कर रहा है। इतनी बड़ी महामारी इतने बड़े रूप में आएगी
किसी ने इसका अंदाजा नहीं किया था। लेकिन अभी ये वक्त लड़ने का नहीं है, झगड़ने का नहीं है, दोषारोपण करने का नहीं है। सब मिलजुल कर इसमें योगदान करें कि किस तरीके से हमारे लोगों की जान बचे और अपनी भी जान बचाई जाए। सार्थकता यही है। ठीक है, और वो जान कैसे बचेगी अगर हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो? समन्वय तालमेल कब बिठा पाएंगे? हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता और सारे लोग जुटे हुए हैं लोगों की मदद करने में। हमारे सारे संगठन लगे हुए हैं मदद करने में। आपको सर पता है कि कांग्रेस भी मदद कर रही है? आलोक जी, आपको ये पता है कि कांग्रेस भी बराबर मदद कर रही है? दिल्ली में हमने देखा है किस तरीके से यूथ कांग्रेस लगी पड़ी है, वहां पर कई लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, दवाइयां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो एक शब्द आप उसके लिए भी कह देते सर। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं जो इस वक्त इस तरीके का काम कर रहे हैं। मैं इनको भी सैल्यूट करता हूं। चलिए, शुक्रिया। मैं बस यही चाहती हूँ कि जितना तालमेल और समन्वय बना रहेगा उतना ही हम अच्छा काम कर पाएंगे। बताइए अमित नागर जी। बिल्कुल, मैंने यही कहा, अभी ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, मिलजुल कर इस आपदा से लड़ने का है, जूझने का है, अपने लोगों की जान बचाने का है, स्वयं का जान बचाने का है। अमित नागर जी। पल्लवी, देखिए, आप जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लगातार आप देख रही हैं, मॉनिटरिंग कर रही हैं। मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देख कर रहा हूँ। ये कहने में बात बहुत अच्छी लगती है कि मिलजुल कर इसको पार पाना है, सब चीजें, लेकिन सरकार फिर किस लिए होती है? 365 दिन मिले थे सरकार को। हम ऑक्सीजन के बहुत बड़े उत्पादक देश हैं, ये आप और हम सभी जानते हैं। क्यों ऑक्सीजन दूसरे देशों को बेची गई? क्यों वैक्सीन जो है दूसरे देशों को बेची गई? और फिर ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कमी आ गई। क्यों ऐसा किया गया? यदि सरकार से सवाल पूछना ही यदि वो है, राजनीति है, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होगी, तो इस तरीके से तो काम नहीं चल सकता ना। कौन मना कर रहा है सहायता करने को? मध्य प्रदेश जहाँ पे मैं हूँ, हमारे एकमात्र सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया, माननीय नकुल नाथ जी ने। मैं अपनी बात करूं, पिछले साल 26 अप्रैल को यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर केरल में मेरे चंबल संभाग के 150 से ज्यादा किसान मजदूर और उनके पूरा परिवार वहाँ पे रुक गए थे, वहाँ पे यहाँ नहीं आ पा रहे थे मध्य प्रदेश। मैंने उनकी सहायता करी। कौन नहीं कर रहा? लेकिन आपकी और हमारे सीमित संसाधन हैं, लेकिन सरकार के पास जो होते हैं वो असीमित संसाधन होते हैं। इस कोरोना पीरियड में आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 8,000 करोड़ का विमान लिया। आप देख, भारतीय जनता पार्टी का विशाल जो ऑफिस बना हुआ है, आप देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया, सरदार पटेल की 3,000 करोड़ की मूर्ति। एक ऑक्सीजन प्लांट मात्र 4 करोड़ रुपए के आसपास लगता है। यदि पूरे देश में भी हम ऑक्सीजन प्लांट लगा देते तो 3,000 करोड़ रुपए के अंदर अंदर सब जगह ऑक्सीजन प्लांट लग जाते इस एक साल के अंदर। लेकिन क्यों नहीं किया आपने ऐसा? ये पूछने, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा। यदि प्रश्न पूछना ही राजनीति हो जाएगी तो निश्चित तौर पे आप इसको राजनीति माने या कुछ भी माने, इसमें जवाबदेही तय होना जरूरी है। आप समझिए इस बात को। ये कोई राजनीति का समय नहीं है, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। राजनीति तो प्रधानमंत्री जी करते आए कि 60 साल में नेहरू जी ने ये किया, वो किया। अरे आज नेहरू जी के बनाए हॉस्पिटल ही इलाज कर रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं बनवाया। फिर आप आ गए राजनीति पर। अरे आप जवाब दीजिए मेरी बात का। आप जवाब, क्या जवाब दूं आपको? मैंने कहा ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। अपनी आदत से बाहर जाइए आप कांग्रेस वाले। आपने ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। This is not the time to talk politics, and this is not the time to find faults. Please do your work. आपने क्या किया कोरोना के लिए? आपने देश के लोगों के लिए क्या किया? आपने क्या किया वो मुझे बताइए आप। हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कब करना है, कैसे करना है, जनता के मुद्दे उठाते थे, उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। आप इसको राजनीति समझे, कुछ भी समझे। आप मेरे प्रश्न का जवाब बताइए कि 365 दिन में आपने क्या किया? ये करने का वक्त नहीं है। आप 365 दिन में क्या किया मोदी जी ने, ये बताइए। किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया, ये तो विपदा है, ये तो महामारी है। दिख रहा है रोडों पे, हॉस्पिटल में दिख रहा है, हॉस्पिटल में दिख रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। हॉस्पिटल में दिख रहा है कि आपके मोदी जी ने कितना आगे बढ़ाया देशों को। दिख रहा है, शमशान में दिख रहा है, हॉस्पिटल में दिख रहा है कि आपने कितना आगे बढ़ाया है देश को। दिख रहा है। ठीक है, आलोक जी वो सीधा सा सवाल कर रहे हैं कि जब दूसरी लहर के लिए हमारे पास समय था और आपका ही सीरो सर्वे ये बता चुका था कि दूसरी लहर आएगी, तो उस पीरियड में क्या हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर सकते थे? मैडम, आपकी बात से मैं सहमत हूं,
लेकिन जो दूसरी लहर इस रूप में आएगी इसका किसी को अंदेशा नहीं था। हम पूरी दुनिया को अंदेशा था, आपको नहीं था। पूरी दुनिया की सरकार को अंदेशा था, आपको नहीं था। पहले मुझे बोलने दीजिए आप। हम जिस तरीके की व्यापक तैयारी होनी चाहिए थी उस तरीके की व्यापक तैयारी हम नहीं कर पाए। इसको मानने में कोई कोताही नहीं है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना भयानक रूप में ये आएगा। लेकिन आज बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर छोटा से छोटा कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए लोगों की जान बचाने में, हॉस्पिटल पहुंचाने में, के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं सर, वो देश के प्रधानमंत्री। मैंने कहा ना देश का प्रधानमंत्री, और उनके अंदर जितने भी हमारे बीजेपी के मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नरेंद्र मोदी भी एक कार्यकर्ता है, पहले बाद में प्रधानमंत्री हैं देश के। ठीक है, पहले वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। सारे लोग लगे हुए हैं कि कैसे लोगों की जान बचाया जाए, धर्म और जात सबसे ऊपर उठकर। कहीं कोई राजनीति धर्म जात की नहीं हो रही है। चलिए बताइए। यही बात मैं अपने ठीक है, यही बात मैं अपने कांग्रेस मित्र को कहना चाहूंगा, प्लीज दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स, वी कैन डू इट लेटर ऑन। वो भी साफ कर चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि सवाल पूछना पॉलिटिक्स है तो वो फिर ये पॉलिटिक्स करते रहेंगे। अभी सवाल पूछने का टाइम नहीं है, दोषारोपण करने का टाइम नहीं है, अभी काम करने का टाइम है, जान बचाने का टाइम है। ये टाइम अभी दोषारोपण अब फॉल्ट फाइंडिंग का नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सफरिंग। सर मैं तो बार बार एक ही बात कितनी बार रिपीट करूं, मैं तो कह ही रही हूं कि हमें आपसी तालमेल के साथ ही काम करना होगा, लेकिन अमित नागर जी पहले ही कह चुके हैं कि ये बातें सिर्फ कहने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं। आपसी तालमेल कहीं बैठ नहीं पा रहा है और उसी का नतीजा शायद हम सब भुगत रहे हैं। फिलहाल समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुफ्त वैक्सीन मिलेगी या नहीं, इस पर अभी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है कि 1 मई से वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ये कह दिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। वहीं मुफ्त वैक्सीन के सवालों पर अभी सरकार बचती हुई नजर आ रही है। खैर देखना रहेगा कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र को वैक्सीन पूरी तरीके से मुहैया कराई जाती है या नहीं। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।